आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। और आज के दिन का एक खास महत्व है और उसी महत्व पर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच हैं। और आज 11 मई है। आप सभी जानते हैं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये जो दिन है वो भारत के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन है टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करने का। यह दिन है भारतवर्ष जिसके बारे में कहा जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्नत नहीं है, डेवलप नहीं है और अनेक डेवलप्ड कंट्री से पीछे है, इवन डेवलपिंग कंट्री से पीछे है। वो यह दिन याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी में भारत के कदम किस रूप में बढ़े थे। बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, उसके पहले बता दूं कि यह जो टेक्नोलॉजी है वो वॉरफेयर से संबंधित है, यानी युद्ध के बारे में जो वेपन सिस्टम है उसको डेवलप करने से संबंधित है। आपको मैं बता दूं, जो वॉरफेयर है उसका बेसिकली दो मैकेनिज्म है। एक को कहते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर परंपरागत युद्ध हुए हैं। फेमस एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वर्ल्ड वार वन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था, कन्वेंशनल वॉरफेयर था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार टू 1939 टू 1945, ये फेमस क्लासिकल एग्जाम्पल माने जाते हैं एक तरह से कन्वेंशनल वॉरफेयर का। हालांकि ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड वार टू का जो एंड हुआ था 1945 में, वह एंड एक्चुअली अनकन्वेंशनल में हुआ था, क्योंकि 9 अगस्त को एक तरह से एटम बम गिराए गए थे और 1945 में एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराकर एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप कर दिया था और अनकन्वेंशनली एंड हुआ था एक कन्वेंशनल वॉर का। तो ये एग्जाम्पल है। और जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है या नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर आप कह सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये वॉरफेयर क्या है। और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर बेसिकली ये जो वॉरफेयर है ये टेक्नोलॉजी के ऐसे भयानक टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन पर आधारित है। सो बेसिकली दैट वेपन सिस्टम इज कैटेगराइज्ड एट एनवीआरसी। व्हाट इज एन? एन इज न्यूक्लियर। सो अगर किसी वॉरफेयर में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो रहा हो तो वो अनकन्वेंशनल में आएगा, नॉन कन्वेंशनल में आएगा। बी इज मेंट फॉर बायोलॉजिकल वेपन्स, राइट। बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, सुनने में आ रहा है कि चीन के वुहान के एक लैब से कोरोना वायरस का प्रसार देश और दुनिया में हुआ और एक बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का प्रयास था चीन की तरफ से, ऐसा सुनने में आया है। इस पर काफी अभी रिसर्च चल रहा है, कंक्लूजन अभी देना जल्दीबाजी होगी। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स पर ऑलरेडी समझौता है विश्व के देशों के बीच में कि ये नहीं होना है। बायोलॉजिकल वेपन्स को एक तरह से बैन कर दिया गया है। न्यूक्लियर वेपन्स को भी बैन करने के लिए एनपी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई है। और जो आर है वो रेडियोलॉजिकल वेपन्स है, रेडियोलॉजिकल वेपन्स है इस तरह से। और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, और सी जो है इसको कहते हैं केमिकल वेपन्स। तो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर जब माइंड में बात आती है तो ध्यान में रहेगा कि वैसे फेयर में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग होता है या बायोलॉजिकल का होता है या रेडियोलॉजिकल का होता है या केमिकल वेपन्स का प्रयोग होता है। तो ऐसा वॉरफेयर कन्वेंशनल ना होकर वो नॉन कन्वेंशनल बन जाता है। नाउ ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देश आगे बढ़े, रिसर्च किया और इस रिसर्च में एक्चुअली कई देश आगे बढ़े और हमारा देश भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की स्वतंत्रता के बाद। और प्रथम ये प्रयास था 1974 में भारत के द्वारा पहला परीक्षण किया गया था, विच इज नोन एज पोखरण 1। पोखरण 1 में भारत के द्वारा एटम बम का परीक्षण किया गया था, एटॉमिक
पावर का परीक्षण किया गया था 1974 में, इस समय ये किया गया था और इसका कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये कोड नेम था जो परीक्षण किया गया 1974 में भारत की सरकार के द्वारा। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके समय में हुआ था। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था और एक तरह से इस कारण से भारत को एनपीटी में साइन करने के लिए बाद में बहुत दबाव पड़ा और ये हुआ था। और उसके बाद जो दूसरा और लेकिन भारत 1974 का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था उसको आगे इनकैश नहीं कर सका। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने इसको आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन ध्यान रहे कि 1998 में भारत पुनः इस दिशा में आगे बढ़ा और ये जो इवेंट हुआ ये पोखरण 2 कहा जाता है, दैट इज पोखरण 2। और यहाँ पर भी भारत ने 2 डेट को ये टेस्ट किए। ये जो टेस्ट है, टेस्टिंग हुआ 2 डेट को हुआ। एक 11 मई को हुआ, 11 मई को हुआ 1998 को, और दूसरा जो हुआ 13 मई को हुआ 1998 को। यहाँ पर 3 एटम बम का परीक्षण किया गया और 13 मई को 2 एटम बम का परीक्षण किया गया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा साहसिक राजनीतिक निर्णय था जिसका इंडिया ने ये काम किया था। और इसी यादगारी में वे अन्य बातों के अलावा देश इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को, एडवांसमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई 1998 को। आपको मैं बता दूं, देश का इस समय राजनीतिक जो नेतृत्व था अटल बिहारी वाजपेयी के पास था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ही वाज द पीएम। और जॉर्ज फर्नांडिस इस समय डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रधानमंत्री का जो सलाहकार थे, एक तरह से साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम एपीजे अब्दुल कलाम थे। साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये मैं इवेंट का एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि 1974 का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, देश उसको इनकैश नहीं कर सका। देश अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित नहीं कर सका। लेकिन एक बार फिर मौका आया 1998 में और वो दिन था 11 मई, आज ही का दिन था। और आज के दिन भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए और परमाणु परीक्षण करने के पश्चात भारत ने इस बारे में डिक्लेयर किया और खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने, विश्व के सामने आकर किया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। और यह उद्घोषणा एक तरह से विश्व स्तर पर भारत के टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को बताती है कि किस तरह से इंडिया ने यह काम किया था। और इस घोषणा के साथ ही, एटॉमिक एक्सप्लोजन के साथ ही भारत ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को घोषित किया। आपको मैं बता दूं, ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और यूपीएससी के व्यू से, बीपीएससी के व्यू से आपको जानने की आवश्यकता होती है कि भारत यदि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, then what is the strategy, what is the nuclear warfare scheme that is detailed in that doctrine, nuclear doctrine, कि भारत के पास एटम बम है तो आखिर इंडिया एटम बम का प्रयोग कैसे करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा और उसके लिए भारत के पास रिसोर्सेज है कि नहीं। तो मैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अहम पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूं। अब भारत ने सबसे पहले कहा था कि इंडिया नाउ अ डिक्लेयर्ड वेपन स्टेट, इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। सबसे बड़ी बात है यह डिक्लेरेशन। वैश्विक पटल पर, वर्ल्ड स्तर पर भारत ने 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण किया और उसका रिपीट किया 13 मई को, उसके बाद वाजपेयी साहब ने किया कि इन 2 दिनों के टेस्ट के बाद 11 मई और 13 मई के बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, जो वेपन्स और जो वेपन के लिए आवश्यक चीज था, टेस्टिंग था, एटॉमिक टेस्टिंग थी, वो कर ली गई है, वो सेटिस्फैक्टरी संपन्न कर ली गई है, साइंटिफिकली टेस्ट कर लिया गया है और भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन कि भारत
एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था इस यूज को। लेकिन देखिए, सामर्थ्य होने के बावजूद भारत ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया ने कहा हां, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन हमारी जो परमाणु नीति है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होगी, वो होगी नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज यानी कि हम किसी भी देश पर परमाणु बम का प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे। दैट इज अ बिग डिक्लेरेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंट्री। और इसके तहत उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में हम किसी भी देश पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी बात डिक्लेरेशन हुई। इसका मतलब है कि प्रथम परीक्षण, अगर आप पर स्वतः आप प्रयोग नहीं करेंगे परमाणु बम का, लेकिन अगर चाइना आप पर एटम बम से अटैक करता है, अगर आप पर पाकिस्तान एटम बम पर अटैक करता है, तब आप क्या करोगे? क्या आप उस समय उस परिस्थिति में भी नहीं प्रयोग करेंगे? तो इंडिया ने कहा, इसका थर्ड पॉइंट है, यस वी विल हैव सेकंड स्ट्राइक। यानी कि अगर कोई हम पर परमाणु परीक्षण करता है, तो पहले नंबर तो हमारे पास परमाणु परीक्षण, हम किसी पर हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई विश्व की शक्ति भारत पर परमाणु बम से अटैक करता है, तो भारत सेकंड स्ट्राइक करेगा। और भारत का सेकंड स्ट्राइक इतना एक तरह से डिवास्टेटिंग होगा, दैट विल वाइप आउट द होल सिस्टम और कंट्री। भारत द्वितीय स्ट्राइक इस तरह से करेगा कि पूरा उसको जमीन से, उसका मिट्टी से लेकर सारा चीज, उसका नामो निशान मिटा देगा। इतनी ताकतवर भारत सेकंड स्ट्राइक करेगा, ये इंडिया ने कहा। यानी कि यह मैसिव प्यूनिटिव रिटेलिएशन होगा। मैसिव प्यूनिटिव रिटेलिएशन यानी भारत का जो बदला होगा, ये साधारण नहीं होगा। वो भारत का बदला इतना एक तरह से डिवास्टेटिंग होगा, इतना मैसिव होगा, इतना प्यूनिटिव होगा कि जहां भारत अटैक करेगा उसको कंप्लीटली वाइप आउट करेगा, धरती से उस देश का, उस राज्य का नक्शा मिटा देगा। ये सेकंड स्ट्राइक की बात हो रही है। भारत ने तीसरा कहा कि परमाणु बम का उद्देश्य क्या है। तो परमाणु बम का जो उद्देश्य है वो यहां बताया गया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक तरह से बताया गया कि भारत का जो डॉक्ट्रिन का जो उद्देश्य है वो मिनिमम क्रेडिबल डिस्टेंस है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस यानी हम जो परमाणु परीक्षण भारत ने एक्वायर किया थ्रू दिस पोखरण 2 टेस्टिंग, उसका उद्देश्य किसी देश को डराना नहीं है, किसी देश पर फर्स्ट यूज नहीं करना है, बल्कि हम डिटरेंस चाहते हैं। अगर कोई देश भारत की इस कैपेबिलिटी को समझे और भारत पर अटैक करने का साहस नहीं करे, सो भारत एक्चुअली डिटरेंस थ्योरी के तहत इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए डिटरेंस थ्योरी के तहत काम किया। किसी आई हैव आल्सो एटम बम, सो इफ यू अटैक ओवर मी देन आई विल आल्सो रिटेलिएट विद द एटम बम। तो इसका मतलब है डिटरेंस थ्योरी था। और ये डिटरेंस थ्योरी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक अलग विषय है, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा इस तरह का थ्योरी था। अब आपको मैं बता दूं, ये न्यूक्लियर वेपन्स था और न्यूक्लियर वेपन्स भारत ने अपने आप को इस तरह से कर लिया और बना लिया कि डिटरेंस थ्योरी के तहत काम करेंगे, नो फर्स्ट यूज। अब रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि कई बार आ रही है कि चाइना का जो पॉलिसी है, जो चाइनीज न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो फर्स्ट यूज की है, मैं आपको बता दूं। और जो पाकिस्तान है वो भी कहता है कि जब हम हारने लगेंगे तो परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। तो ये एक चर्चा चल रही है, विश्लेषण में आ रहा है कि क्या भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को त्याग देना चाहिए। शुड इंडिया एडॉप्ट यूज ऑफ फर्स्ट यूज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ये अभी चर्चा चल रही है, जहां तहां बात आ रही है, इसके प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और नेशनल टेक्नोलॉजी के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत के परमाणु परीक्षण का। अब भारत के परमाणु परीक्षण के तहत हम बता रहे हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। हमने पॉइंट में बताया कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत एक तरह से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है और टेस्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य था टू हैव मिनिमम न्यूक्लियर क्रेडिबल डिटरेंस। उसके बाद भारत ने कहा नो फर्स्ट यूज, इसका मतलब है भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी
डेवलप करनी है, और इंडिया ने इसको डेवलप भी किया और ये इसके डॉक्ट्रिन्स के मुक्त थे। अब आपके पास एटम बम आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, जितने भी एटम बम है आपके आ गए, तो आप इसको कैसे यूज करने जा रहे हैं, आप इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। न्यूक्लियर वेपन्स को, यानी जो एन वेपन्स है, आपको बता दूं ये कैसा वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, नॉन कन्वेंशनल वेपन है, इसको कहा जाता है मैड। मैड मीन्स पागल, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में एक पागल ही सोच सकता है, दूसरा कोई स्वस्थ इंसान इसके बारे में नहीं सोच सकता है। मैड का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर पाकिस्तान या चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो न केवल इंडिया का वह पोर्शन अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ खत्म हो जाएगा, बल्कि चाइना भी नहीं बचेगा, और इवन पाकिस्तान अटैक करता है तो वह भी नहीं बचेगा। आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स को डेटर करने के लिए या हवा में किल करने के लिए मिसाइल डिफेंस कई कंट्री बना रहा है। मिसाइल डिफेंस की बात हो रही है, अमेरिका में इस पर काफी रिसर्च हो रहा है, लेकिन आज के तारीख तक ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है जो कि एक इनकमिंग न्यूक्लियर मिसाइल को डेटर कर सके, हवा में ही किल कर सके, और इस बात की गारंटी दे सके कि वह मिसाइल हवा में किल हो जाएगी और वो लैंड पर एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग अगर किया गया तो वह एक तरह से म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को लीड करेगा, जो कि सिंपली किसी भी कंट्री के लिए मैडनेस के समान होगा, एक तरह से कंप्लीट एनिहिलेशन और डिवास्टेशन का संकेत होगा। अब इस चीज के बताऊं कि अगर भारत को, चूंकि भारत सेकेंड स्ट्राइक की पॉलिसी अडॉप्ट किया है न कि फर्स्ट स्ट्राइक, तो भारत सेकेंड स्ट्राइक की पॉलिसी अगर भारत में आ गई, सेकेंड स्ट्राइक तो हमारा पॉलिसी है, फर्स्ट यानी आपको झेलना पड़ेगा पहला स्ट्राइक, तब आप जा रहे हैं सेकेंड स्ट्राइक, यानी उसका बदला आप लेंगे, रिटेलिएट करेंगे, प्यूनिटिव रिटेलिएशन करने जा रहे हैं। यह काम कौन करने जा रहा है, सेकेंड स्ट्राइक की बात, यह इंपॉर्टेंट है। क्या इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई सेटअप है, यह हम लोगों को आज जानना है। इसके लिए जो सेटअप है उसका नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। यही जो अथॉरिटी है, यही रेस्पॉन्सिबल है एक तरह से देश में न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग के लिए। एवरी दिस फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और उसका मेंटेनेंस, उसका यूज, उसका एक्चुअली उसको ऑपरेशनलाइज करना, और अंत में सेकेंड स्ट्राइक का आदेश मिलने पर सेकेंड स्ट्राइक करना, यह जो पावर है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का है। अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है इसके बारे में भी हम जाने, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में 2 विंग है इसके, एक इसका है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको समझे, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा जो है इसका है पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉलिटिकल काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल, न्यूक्लियर कमांड के 2 पार्ट हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉलिटिकल काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दैट इज चेयर्ड बाय, दिस इज चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है इनपुट देना, इसका काम है इनपुट देना, इसका काम है एडवाइस देना। सो एडवाइजिंग इसका रोल है, एडवाइजरी रोल। ये किसको इनपुट देगा, ये किसको एडवाइजरी देगा, यानी सेकेंड स्ट्राइक का मान लीजिए कि ऐसा कोई नौबत आ रही है और सेकेंड स्ट्राइक की जरूरत पड़ रहा है, तो ये इनपुट देगा, ये एडवाइस देगा किसको, पॉलिटिकल विंग को, पॉलिटिकल काउंसिल को। तो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है जिसको एनएसए चेयर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसका काम होगा इनपुट देना, एडवाइस देना, और एडवाइस देगा पॉलिटिकल काउंसिल। एंड पॉलिटिकल काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश का प्रधानमंत्री पॉलिटिकल काउंसिल का हेड है, एंड दिस इज द फाइनल डिसीजन मेकर, फाइनल डिसीजन अथॉरिटी, डिसीजनल अथॉरिटी कि देश किस परमाणु बम छोड़ा जाना है कि नहीं जाना है, यह प्रधानमंत्री के हाथ में है।
एक विश्व के सामने यह भी मैसेज कहा गया है कि अगर पाकिस्तान से तुलना करें जहां पर मिलिट्री के हाथ में एटम बम है, इंडिया में कहा गया है कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो गैर सैनिक नेतृत्व है, उसी के हाथ में एटम बम ड्रॉप करने की पूरी अथॉरिटी है और वही ये काम एक्चुअली देश में करता है। तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी है और कब एटम छोड़ना है नहीं छोड़ना है, चाहे ऑल सिविल कंट्रोल को बता रहा है कि देश में एटम बम का जो कंट्रोल है वो सिविलियन के हाथ में है और दूसरे के हाथ में नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं एनएसए को एक तरह से एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी रोल के रूप में एक और नए विंग को सेटअप किया गया है एडवाइजरी रोल के लिए, और वो है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये हाल में यह पद जुड़ा है, यह भी एक संस्था बना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके प्रथम हेड बने हैं जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत को देश का प्रथम सीडीएस बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड ही इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो एक तरह से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बटा हुआ था, पॉलिटिकल काउंसिल था, सेटअप तो वही है, लेकिन एक और इसमें एंगल जुड़ गया है एडवाइज करने वाले में। एनएसए के साथ साथ यहां पर सीडीएस का भी पद जुड़ गया है और सीडीएस भी इस मामले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल काउंसिल है उसको एडवाइस देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लीड करते हैं, इन्होंने इनपुट दिया, एडवाइस दिया कि ओके सेकेंड स्ट्राइक की आवश्यकता है बिकॉज पाकिस्तान ने इंडिया पर एटम बम गिरा दिया है, चाइना ने इंडिया पर एटम बम गिरा दिया है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया जाए कि चलो बदला लिया जाए, रिटेलिएट किया जाए, चीन पर भी एटम बम गिराया जाए, पाकिस्तान पर भी एटम बम गिराया जाए। अब क्वेश्चन होता है कि इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया, नाउ डिसीजन इज टेकन, डिसीजन इज टेकन, अब इसको गिराएगा कौन एटम बम, सवाल यह है। तो इसको गिराने के लिए एक कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है और इसके लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बनाया गया है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसके लिए बनाया गया है। ये एक तीनों सर्विसेज का, आपको बता दूं इसमें इंडियन एयरफोर्स है, इसमें इंडियन आर्मी है और इसमें इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाओं का ये ट्राई विंग है, ट्राई सर्विसेज, तीनों सेनाओं के लोग हैं इसमें और तीनों सेनाओं के नेतृत्व में ये कमांड बना है पूरी तरह स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और इसका एकमात्र काम है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में A to Z, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के ये लैंड जो यूज है, इसका जो एयर यूज वाला है और इसका जो सी बेस्ड यूज होने वाला है, जमीन पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो एयर के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स छोड़े जाएंगे, जो समुद्र के अंदर के न्यूक्लियर वेपन्स है, इस सब का रख रखाव, मेंटेनेंस और आवश्यकता पड़ने पर इसको एक्चुअली लॉन्च करने की बात जो होती है उसका भी काम करना है। इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, अपकीपिंग करने के लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को ये एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, सामरिक बल कमांड है और इसको नेतृत्व जो है कमांडर इन चीफ का है। आपको बता दूं इसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों लोग हैं, लेकिन इसका जो हेड है वो कमांडर इन चीफ उसको बोला जाता है, कमांडर इन चीफ, शॉर्ट में बोलते हैं कमांडर इन चीफ, और यह एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। एयर मार्शल ऑफिसर में सीनियर लेवल पर होता है, एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होगा जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को लीड करता है, उसी का यह रोल होता है। आपको ये तो एक तरह से यहां से इनपुट आया एटम बम छोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पॉलिटिकल काउंसिल ने डिसाइड किया ओके गो हेड, और गो हेड का सिग्नल मिलते ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक्शन में आ जाता है और एक्शन में आने के बाद तब ये इसका कमांडर इन चीफ है और इसकी एक पूरी फौज है और ये डिसाइड करना है कि एटम बम को ड्रॉप करना है, चाहे वो लैंड से ड्रॉप करे, एयर से करे और सी से करे, इसका इस प्रकार से फैसला होता है। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पूरा सिस्टम है और यह सिस्टम सिविलियन हाथों में एक तरह से उसके डिसीजन पर आधारित है।
एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड कभी भी अपने आप यह फैसला नहीं कर सकता कि एटम बम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जो एटॉमिक ब्रीफ केस है उसकी चाबी देश के सिविल लीडरशिप में है, जिसके प्रधानमंत्री हेड हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि आपको सेकेंड स्ट्राइक भारत की रणनीति है, यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो एक अहम हिस्सा है वो है सेकेंड स्ट्राइक। यानी कि आप पहला स्ट्राइक झेलेंगे तो झेलने के क्रम में मान लीजिए कि अगर दिल्ली में पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया, पहला अटैक पाकिस्तान ने किया, चाइना में किया, पार्लियामेंट खत्म, भारत का जो राष्ट्रपति की जो बिल्डिंग है उसको खत्म कर दिया गया, तब आप कैसे क्या करेंगे? सवाल यह है। प्रधानमंत्री अगर खत्म हो गया पहला स्ट्राइक में, फर्स्ट स्ट्राइक में, चूंकि आप फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे नहीं, चाइना का प्रथम स्ट्राइक होता है, पार्लियामेंट खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, यह परिस्थिति हो गई, तब क्या होगा? एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन है आपके पास लैंड है, लैंड वेपन्स है। अब लैंड वेपन्स में कौन है? तो अग्नि सीरीज की यहां पर मिसाइल है, अग्नि सीरीज की यहां पर आपको मिसाइल है। अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5, और अब तो हम अग्नि 6 भी बनाने जा रहे हैं, जिसका रेंज 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर है। इवन चाइना के अंतिम सीमा तक भारत अग्नि से हमला कर सकता है, और वह भी न्यूक्लियर मिसाइल लेकर अग्नि जा सकता है। इसके अलावा लैंड में अगर आप देखें तो हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल का भी डेवलपमेंट किया गया है। पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ये लैंड है। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है कि चाइना का प्रथम अटैक लैंड पे हो रहा है इंडिया पर, ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। अब आप सेकेंड स्ट्राइक कैसे करेंगे? क्योंकि आपका मिसाइल फर्स्ट अटैक में ही नष्ट हो गया। एक ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। दूसरा सिचुएशन डेवलप हो रही है कि आपके पास मिसाइल को गिराने के लिए एयरफोर्स के फाइटर आपके पास जेट हैं, है ना, एयर के हैं। जैसे उसमें आपका आ जाता है जैसे मिराज, आपका मिराज 2000 आपके पास विमान है, न्यूक्लियर कैपेबल, ये आपके पास ये फाइटर है एक तरह से, और ड्रॉप कर सकते हैं, न्यूक्लियर ड्रॉप इससे हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जगुआर है, जगुआर आपके पास है। इसके अलावा सुखोई भी आपके पास है। ये सब आपने रूस से इसको लिया है, मिराज को फ्रांस से लिया है, और जगुआर भी कंट्री से आपने लिया है। अभी आपके पास राफेल की बात आ रही है, राफेल आपके पास आने वाला है, उसको भी न्यूक्लियर वेपन से आप करेंगे। मेरा यह कहना है कि क्या होगा जब चाइना के प्रथम न्यूक्लियर अटैक में आपका पूरा का पूरा जो एरोप्लेन है, जो आपका फाइटर प्लेन है, या जो जिससे आप गिराने वाले हैं बम, चाइना पर बदला लेंगे, सेकेंड स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये ध्वस्त हो गया, तब सेकेंड स्ट्राइक कपोल कल्पना रह जाएगी। ये दूसरा सिचुएशन है। और तीसरा सिचुएशन, आपके पास समुद्र में भी एटम बम गिराने की क्षमता है, मान लीजिए। और समुद्र में आपके पास एक से एक है, क्योंकि वहां पर आपका एक तरह से जो आपका समुद्र के ऊपर में जो आपका ब्रिगेड है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको भी प्रथम स्ट्राइक में खत्म किया जाएगा, खत्म किया जा सकता है ना। दुश्मन जो एडवर्सरी आपका है, जो आपका इनेमी है, उसका पहला कोशिश होगा कि फर्स्ट अटैक में ही लैंड, एयर और सी तीनों को वाइप आउट कर दो इंडिया का, और इंडिया को एक तरह से हैंडीकैप बना दो, लेम डक बना दो। तब क्या होगा? तब भारत सेकेंड स्ट्राइक कैसे करेगा? क्योंकि सेकेंड स्ट्राइक के बारे में वही सोचेगा जिसके पास कैपेबिलिटी हो। अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप फर्स्ट यूज करने नहीं जा रहे हैं, और एडवर्सरी के फर्स्ट यूज में ही ये सब का नष्ट हो जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि सेकेंड स्ट्राइक तभी मीनिंगफुल है जब आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सुरक्षित रख रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स ना तो आपका लैंड में सुरक्षित रहेगा, न एयर में सुरक्षित रहेगा, और न ही सी में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तीनों को नष्ट किया जा सकता है। तब क्या किया जाएगा? तो न्यूक्लियर वेपन्स को सुरक्षित रखने का सबसे जो बेस्ट वे है वो है सबमेरीन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, सबमेरीन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि आप एटम बम को कहां पर सुरक्षित रख रहे हैं? समुद्र के काफी अंदर में, जिसको दुश्मन को कोई नहीं पता है कि कैसे किया जा सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जब लैंड, एयर और सी के ऊपर में जो फ्लोट कर रहा है, जो आपके नेवी के जहाज हैं, वो सब जो नष्ट अगर हो गए हैं, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी निर्देश देगा, जो एनसीए है वो निर्देश देगा किसको? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को। और
इस सिचुएशन के तहत स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सबमेरिन पर जो बैठा हुआ है यहां पर, सबमेरिन को बोला और उसको टारगेट लॉक करके चाइना के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के खिलाफ एटम बम करके बदला ले सकता है। तो जो सेकेंड स्ट्राइक का रियल पिक्चर और रियल सेकेंड स्ट्राइक तभी किसी देश के पास मानी जाती है कि वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पोजेस करता है जब ये माना जाता है कि उसके पास सबमेरिन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स हो। आपको मैं बता दूं, भारत के पास सबमेरिन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स आ गया है और आज भारत सही एक तरह से तकनीकी लैंग्वेज में भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक क्षमता हासिल हो गई है और इस कारण भारत को क्रेडिबल डेटरेंस का कंट्री माना जा रहा है। क्रेडिबल डेटरेंस यानी भारत के पास एक ऐसा डेटरेंस क्षमता आ गया है कि दुश्मन को डेटर कर सकता है कि अगर हमारे ऊपर आंख उठाकर देखा, हमारे ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करने की देखा, तो भारत के पास लुक एट इंडिया के पास सेकेंड स्ट्राइक है और इंडिया का सेकेंड स्ट्राइक इतना विभत्स होगा, इतना डिवास्टेटिंग होगा कि दुश्मन के लैंड को, कंट्री को पृथ्वी से ही उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और इस तरह से ये सेकेंड स्ट्राइक भारत ने हासिल कर लिया है और भारत ने इस तरह से टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों वेपन्स को हासिल किया है। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है, यानी भारत चाइना के अंतिम बॉर्डर तक स्ट्रेटेजिक मिसाइल से हमला कर सकता है। जो आपका अग्नि का 6th जो फेज डेवलप हो रहा है 8000 से 12000 किलोमीटर तक, वो चाइना के अंतिम सीमा तक मार कर सकता है। इवन भारत यूरोपियन कंट्रीज के कई देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है, अमेरिका तक बना चुका है। जिसको ऐसे मिसाइल्स को स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहते हैं। और एक है टैक्टिकल वेपन्स। टैक्टिकल वेपन्स है, सपोज इंडिया को पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान का जो आर्मी बेस है उसको नष्ट करना है तो उसमें टेक्निकल वेपन्स का प्रयोग होता है। बंधुगण, ये समय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस में प्रौद्योगिकी के विभिन्न वेपनरी सिस्टम को, विभिन्न प्रकार के सिस्टम को समझने का। और हमारा देश इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन भारत एक धैर्यवान देश है। अभी भी भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन साथ में हम समय के अंतराल पर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भारत ने 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, जब बालाकोट में मेनलैंड पाकिस्तान में भारत के मिराज एयरक्राफ्ट ने जब हिट किया था, तो पाकिस्तान ने उसका एटॉमिक वेपन से बदला नहीं लिया था। कारगिल वार में भी देखा आपने होगा कि इतना तनातनी हो गई थी 1999 में, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं होगी। वस्तुतः फैक्ट यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह मैडनेस का प्रतीक है, यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। छोड़ने वाला देश और जिस देश पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाएगा, दोनों प्रभावित होगा। अगर भारत पाकिस्तान पर छोड़ता है न्यूक्लियर वेपन या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है, तो दोनों देश का पूरा इन्वायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह हिरोशिमा और नागासाकी का वेपन नहीं है। हिरोशिमा का 100 गुना ज्यादा पावरफुल एटॉमिक वेपन एक तरह से डेवलप हो चुका है। भारत के पास काफी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टैक्टिकल भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं। भारत एयर, लैंड और सी